हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब के नॉलेज हब चैनल से शेखर कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज हिंदी लिटरेचर का पाली और प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके बारे में संक्षिप्त विवरण मैं दूंगा, है ना। और इससे पहले मैंने इस हिंदी लिटरेचर के सारे सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। कुछ सिलेबस छूट गया था जो कि आज मैं वो भी बता दूंगा। कुछ जैसे देवनागरी लिपि वगैरह मैंने पिछले वीडियो में चर्चा नहीं किया था, जो कि वो भी है सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास ये भी सिलेबस में था, जो कि मैं अगले पेज में लिखा हुआ तो छूट गया था। तो हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का इतिहास के बारे में भी पूछा जाएगा कि किस तरह से नागरी लिपि का कैसा इतिहास रहा हिंदी भाषा में, है ना। जिस प्रकार मानव का विकास होता आया, ठीक उसी प्रकार भाषा में भी विकास और बदलाव देखा गया, है ना। जैसे सबसे पहले संस्कृत वैदिक इतिहास, जब प्राचीन काल से में जो वैदिक युग था उस समय सबसे पहले संस्कृत, फिर संस्कृत से पाली भाषा, फिर पाली से प्राकृत, फिर अकुहान, फिर खड़ी बोली या पुरानी हिंदी, फिर अवध। इस तरह से भाषा का विकास होता चला है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारा तो सिलेबस था। आज मैं आप लोगों को पाली साहित्य के बारे में संक्षिप्त विवरण बताऊँगा। पाली साहित्य सबसे पहले काल विभाजन हम लोग देखेंगे। ये इसका 4 काल है। पहला आदिकाल, जो कि 700 ईसा पूर्व से 543 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले को ये 700 ईसा पूर्व से 543 ईसा पूर्व तक ही आदिकाल कहा है। फिर मध्यकाल, जो कि 543 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। फिर स्वर्ण काल 325 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, है ना। फिर वर्तमान काल, जो 600 ईस्वी से आज तक, मतलब कि अभी वर्तमान तक पाली भाषा। ये चार क्रम होते हैं। सबसे पहले वो तो हो गया जैसे ईस्वी वाइज, और उसके बाद आदिकाल जो था, मतलब कि कब, मतलब कि उस समय किसके समय में था। जैसे देखिए प्रारंभिक दिनों से लेकर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक। जैसे प्रारंभिक दिनों मतलब महात्मा बुद्ध के समय से महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण, मतलब महात्मा बुद्ध जो थे भगवान बुद्ध, उनके महापरिनिर्वाण तक आदिकाल कहा गया। फिर मध्यकाल, प्रथम बौद्ध संगीति, मतलब कि बौद्ध संगीति जो सबसे पहले हुआ था, है ना, जो कि कालासुर के समय में हुआ था ना। इसके बाद ये तृतीय बौद्ध संगीत अशोक कालीन, यानी सम्राट अशोक के समय के। फिर इसके बाद स्वर्णकाल तृतीय संगति से लेकर लंका के अटक कथक टीका आदि के लिपिबद्ध किए जाने तक का समय। क्या वर्तमान काल में लंका, वर्मा, भारत आदि में पाली साहित्य के नवीन कल्पना के साथ आज तक का समय। लगभग 250 से 300 वर्षों तक लोगों की बोलचाल की भाषा रहने के बाद इसे समाज में स्थान बढ़ने के साथ देश भाषा कहा जाने लगा। पाली भाषा को बुद्ध के उपदेशों की भाषा भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाली भाषा का विकास में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ बुद्ध के समय में, बुद्ध के उपदेशों जैसे बौद्ध संगीति, ये सब के कारण पाली भाषा का उदय बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, जिसके कारण इसे देश भाषा, पाली भाषा को कहीं ना कहीं बौद्ध भाषा भी कहा जाता है ना। इसीलिए इसमें सबसे बड़ा योगदान बौद्ध उपदेश, बौद्ध संगीति, इसलिए, है ना। तो पाली भाषा मूलतः किस स्थान, प्रदेश अथवा क्षेत्र की भाषा थी, इसका उत्तर विवादास्पद है। मतलब कि पाली भाषा मूलतः किस स्थान का, किस जगह का, किस जगह से ये आया भाषा, ये विवादास्पद है ना।
प्रारंभ में पाली को मगध क्षेत्र से जोड़ा गया, लेकिन ये मत अधिक मान्य नहीं रहा। पाली भाषा को विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों में अनेक शब्दों का समावेश है, जिस कारण स्थान और क्षेत्र को लेकर विवादास्पद बनी रही। मतलब ये भाषा मतलब कि इसमें सभी भाषा का मेल है, मतलब कि कहाँ से आया भाषा, सभी क्षेत्रों में मिला जुला के मतलब कि ये भाषा को बोला जाता था पहले, है ना। इसका ये नहीं है कि मतलब कि ये भाषा मूलतः यही स्थान से आया है। यह भाषा को मगध के शासकों ने राजभाषा की दर्जा दी, जिसके कारण इसे मागधी कहा जाने लगा। एक समय ऐसा था कि मगध में इस भाषा को राजभाषा के दर्जा मिला, जिसके कारण मागधी कहा जाने लगा। मागधी आप सुने होंगे कि मागधी भाषा, इस पाली भाषा को मागधी कहा जाने लगा था। उसके बाद वास्तव में आदि काल में किसी भाषा का नामकरण नहीं था। सबसे पहले पाली भाषा से भी पहले जो ये भाषा था, इसका ये नामकरण नहीं था कि ये पाली भाषा है। जैसे पाली, मागधी, तांती, ये कोई भाषा नहीं था। बट कथा ग्रंथों के अनुसार, कथा ग्रंथ था जिसके अनुसार भाषा सकाय निरगक्ति, ये सकाय निरगक्ति। हिंदी में कुछ वर्ड थोड़ा क्रिटिकल होता है, जिसके कारण स्टूडेंट को दिक्कत आती है ना, समझने में, पढ़ने में, है ना। इस सकाय निर्गति का मतलब है अपनी भाषा, है ना। वो मतलब कि जिस क्षेत्र में वो भाषा बोली थी उसको सकाय निर्गति बोला जाता, फिर उसको वहाँ का अपनी भाषा बोला जाता। उस समय पाली नाम नहीं था, कोई भी ऐसा नामकरण नहीं हुआ था। मागधी की अपनी भाषा होने के कारण ही इसे मागधी कहा जाने लगा। मागधी से पाली नाम होने के विभिन्न मत हैं। किसी का कहना है कि पाली भाषा पाटलिपुत्र की भाषा थी, क्योंकि पाटली से पावली और पावली से पाली, पाटली से पावली और पावली से पाली नाम हो गया। मतलब कि मागधी भाषा जो नाम पड़ा उसमें भी विभिन्न मत है कि वो मागधी नहीं है, मागधी से पाली नहीं बना। सबसे पहले मागधी नाम हुआ, उसके बाद उसी से पाली नाम मतलब कि बनाया गया, कि जैसे ये मगध का भाषा है वही मागधी था भाषा, वही पाली बन गया, है ना। इसी के कारण मतलब कि इसमें भी विभिन्न मत है कि नहीं ये मगध का नहीं है, ये पाटलिपुत्र की भाषा थी, जो कि पाटली से पावली और पावली से पाली बना। किसी का कहना है कि पाली अर्थात ग्राम की भाषा से पाली बना, है ना। लेकिन पाली व्याकरणों का कहना है कि पाली का अर्थ बुद्ध वचनों की पंक्ति अथवा वह भाषा जो बुद्ध वचन की रक्षा करती है ना। मतलब पाली व्याकरणों का कहना है कि बुद्ध के वचनों की पंक्ति अथवा भाषा, मतलब पहले आपको बता चुके कि ये इसमें सबसे बड़ा योगदान है बौद्ध संगति, बौद्ध के वचन कहाँ बौद्ध के ये है ना, बुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है ये भाषा है। एक इम्पोर्टेंट ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि मेंस राइटिंग में इसको मेंशन जरूर कीजिएगा। डॉक्टर रिच डेविस और गायकर के अनुसार पाली शब्द पर्याय शब्द का अपभ्रंश है। पर्याय शब्द त्रिपिटक में अनेक बार आया नहीं। डॉक्टर रिच डेविस और गायकर का कथन था कि पाली शब्द जो पर्याय शब्द का अपभ्रंश है। मतलब पर्याय शब्द जो त्रिपिटक ग्रंथ जो कि बौद्ध के प्रमुख ग्रंथ है ना, उसी में लिखा हुआ था। पर्याय बार बार उसमें जिक्र किया हुआ पर्याय शब्द का, उसी से आया सबका कालांतर में पर्याय का विकृत रूप पर्याय बना, पुनः पर्याय से पर्याय और अंत में उसका संक्षिप्त रूप पाली हुआ। श्रीलंका के साथ संपूर्ण बौद्ध जगत 19वीं शताब्दी से पाली का प्रयोग भाषा के रूप में करने लगा, है ना। इस प्रकार पाली भाषा का उद्भव हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी लिटरेचर का जो बहुत सारा सिलेबस का बुक है जो कि कन्फ्यूजन देता है कि कौन सा किताब पढ़े कौन सा किताब नहीं। ये हम बहुत सारे मतलब कि
कुछ बुक्स का उसमें से नोट्स टाइप का ये हम बना के नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि ये आपको मेंस राइटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट्स को आप मेंशन करते हैं मेंस राइटिंग में तो बहुत हेल्प आप लोग को मिल जाएगी, है ना। तो आइए जानते हैं अब पाली की सामान्य विशेषताएं क्या है। पाली भाषा की जो सामान्य विशेषताएं वो क्या थी, है ना। सबसे पहले हम ध्वन्यात्मक विशेषताएं जानते हैं। ध्वन्यात्मक विशेषता में पहला नंबर वैदिक ध्वनियों में से री, ह्री, लिरी, आय, औ तथा विसर्ग का पाली भाषा से पूर्णतः लोप हो गया। मतलब कि ध्वन्यात्मक विशेषताओं में ये वर्ड आप देखे होंगे, रीता, हिरी, लिरी, ऐ और विसर्ग पाली भाषा मतलब पूर्णतः हट गया, उसमें यूज नहीं होता था। ध्वनि मतलब बोलने के कारण में ध्वन्यात्मक विशेषता है, उसी को कहते हैं। तालव्य स और मूर्धन्य स नियमित रूप में नियमित स में दंत स में बदल गया। जैसे शय्या का सयया, तृष्णा, तौशीना। पाली से संयुक्त व्यंजन एक अंगीकृत होकर दिव्य रूप में मिलते हैं। जैसे कर्म कम बन गया, मार्ग मग्ग बन गया, धर्म धम बन गया, सर्व सब बन गया, जीर्ण जिन बन गया। देखिए पाली से संयुक्त व्यंजन संयुक्त होकर मतलब कि देखिए जैसे इसमें आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में मतलब कि जो भी वर्ड के ऊपर में जैसे रकार हुआ है ना, उसको वो संयुक्त रूप में बन गया। जैसे उस र को आधा म में जैसे लास्ट वाले ये आधा म में बदल गया कम। जैसे देखिए मार्ग ये हो गया, फिर आधा गौ में बदल गया मग बोला जाता, मार्ग को मग बोला जाता था, धर्म को धम बोला जाता था। जैसे आप लोग सुने होंगे धम्म पिटक, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, वही धम का मतलब होता है वही धर्म, इसलिए धम्म पिटक बोला जाता था। उस समय पाली भाषा में ही लिखा हुआ है धर्म पिटक, विनय पिटक, है ना, ये सब। तो वही इसलिए लिखा हुआ है पाली भाषा में। उसके बाद आई औ के बदले में पाली में क्रमशः ए, ओ या ए मिलता है। जैसे कैलाश को केलाश, वै देह को वे देह, गौतम को गोतम, औषध को औषध, मैत्री को मैत्री, चैत्य को चैत्य, है ना, मोदकली को मोगली। इस प्रकार से वर्ड शब्द मतलब कि चेंज होते गए। और घूस व्यंजनों का घूस यानी कि सघोष में परिवर्तन। जैसे कि क जैसे कि क गौ में बदल गया। जैसे साकल को जैसे तलावी स तो पहले ही दंत स में बदला गया था, इसलिए तलावी स को स लिखा गया है। उसके क को ग लिखा गया, इसलिए सागल बोला गया, है ना। इसलिए ज में बदल गया, जो कि सूज बदन हो गया। द में बदल गया, ताहू दाहू। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होता है इसको बताते हैं। देखिए अघोष व्यंजन जो जैसे ककहारा क ख मतलब कि शुरू के दो अक्षर क ख फिर च छ, है ना, फिर है ना ट ठ मतलब शुरू के दो लेटर जो है ना, टोटल अघोष जो है अघोष लेटर 13 होते हैं, है ना। उसके बाद का जो भी होता है सघोष कहलाता है, उसके बाद का जो भी लेटर, है ना, तो वही इसी में चेंज हो गया। अब व्याकरणिक विशेषता में आते हैं। पाली में स्वरांत शब्दों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा और व्यंजनांत शब्द धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मतलब स्वरांत शब्द का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा और व्यंजनांत शब्द धीरे धीरे बढ़ने लगे, लुप्त होने लगे। संस्कृत के 3 वचन पाली में 2 ही रह गए, एक वचन और बहुवचन, मतलब द्विवचन खत्म हो गया। उसके बाद पाली में लिंग 3 ही है।
पाली में लिंग 3 ही है। पाली में आत्मनेपद लुप्तप्राय है, केवल प्रश्नयपद का ही बहुल प्रयोग है। आत्मनेपद मतलब कि स्वयं, है ना। परमेय मतलब किसी और के बीच का, है ना, इस प्रकार से होता है। इस वर्ड का मतलब बहुल प्रयोग पाया जाता है। उसके बाद पाली में कालवाच्य और कारक रूप में कमी आ गई, किंतु क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग बढ़ने लगा। तिङन्त क्रिया रूप प्राय वैदिक रूपों के समान है। तो चलिए, वो था पाली का संक्षिप्त रूप। अब मैं आपको प्राकृत का संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका काल विभाजन देख लेते हैं। पूर्वकालीन, मध्यकालीन, उत्तरकालीन। इसका काल विभाजन मुख्यतः तीन विभाजन है। पूर्वकालीन, मध्यकालीन, उत्तरकालीन। पूर्वकालीन 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। ये आपको समझ में आ जाएगा होगा कि ईसा पूर्व और ईस्वी, इसमें क्या अंतर है। ईसा पूर्व वही मतलब कि जीसस क्राइस्ट मतलब कि जन्म से पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते थे, ईसा मसीह के पूर्व के, और उसके बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद प्राकृत भाषा की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब इसके भाषा के भी मतलब प्राचीन का जो भी भाषा सब है, उसके व्युत्पत्ति कहाँ से कैसे गया, उसमें अभी तक मतभेद ही है। मतलब कि कोई किसी का कुछ कथन, किसी का कुछ कथन, है ना। तो इस प्रकार से ही हमें मतलब कि मेंस राइटिंग में लिखना पड़ता है ना। ये सब आपको, ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि एक बार दो बार मतलब कि इसको रीडिंग करके मतलब मेंस राइटिंग में जाइएगा, इसको मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। लेकर विधान मतलब प्राकृत लोक भाषा या सामान्य जनभाषा के रूप में फलती फूलती रही, किंतु आज उन्हें जानने का आधार साहित्यिक रूप ही है। प्राकृत के वर, रुचि आदि व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्राकृत संगीत से मान उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की। प्राकृत भाषा के विकास क्रम में संक्रांति काल में ही अभिलेखीय प्राकृत में प्रादेशिक विभिन्नता परिलक्षित होने लगती है। धीरे धीरे यह अंतर इतना विकसित हो गया कि पृथक अनेक प्राकृतिक भाषाओं की निजी सीमा की परिगणना होने लगी। प्राकृतिक भाषा के व्याकरणों में सर्वप्रथम वर, रुचि ने महाराष्ट्री, पैचासी, मागधी और सौरसेनी इन 4 प्राकृतों की चर्चा की है। 12वीं शताब्दी में जैन आचार्यों ने 2 और प्राकृत आर्स यानी कि अर्ध मागधी और चूलिका पैशाची का उल्लेख किया। कुछ व्याकरणों तथा अन्य स्रोतों से कुछ और प्राकृतों के लिखन मिलते हैं, जैसे आभिरी, अवंती, ढक्की, श्रावी, चांडाली, शाकाई, गौड़ी आदि। इस प्रकार प्राकृत भाषाओं के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, भूगोल आदि अनेक दृष्टियों से अनेक भेद किए गए हैं, जिनके कारण इनकी संख्या को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। किंतु आधुनिक विद्वानों और भाषाविदों की दृष्टि में निम्न 5 प्राकृतिक ही प्रमुख हैं। पहला महाराष्ट्री प्राकृत, जो कि विदर्भ महाराष्ट्र में है ना। उसके बाद दूसरा सौरसेनी प्राकृत, जो कि सूरसेन मथुरा के आसपास की है ना भाषा है। फिर तीसरा मागधी प्राकृत, जो कि मगध की। फिर उसके बाद चौथा अर्ध मागधी प्राकृत, जो कि कौशल की। 5वां पैशाची प्राकृत, जो कि सिंध की भाषा थी। उसके बाद प्राकृतिक भाषाओं की सामान्य विशेषता। अब प्राकृतिक भाषा ये था कुछ चर्चा था प्राकृतिक भाषा पर। अब हम इसकी सामान्य विशेषता जानते हैं, जो कि 2 भागों में, ध्वन्यात्मक विशेषता और व्याकरणिक विशेषता। ध्वन्यात्मक विशेषता आखिर क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत
भाषाएं पाली के पर्याप्त निकट है, मतलब कि ध्वनि की दृष्टि प्राकृत भाषा भी बहुत हद तक पाली के ही निकट है। इनमें पाली की तरह ह्रस्व ए और ओ का प्रयोग हुआ है ना, ये और ओ का प्रयोग हुआ है। नौ का विकास प्राय बड़ी नौ में, मतलब कि छोटा नौ बड़ी नौ में हुआ, जैसे नीप भान भान हो गया। संस्कृत के री हिरी री अय और स्वर ध्वनियाँ प्राकृत में नहीं मिलती। स्पर्श महाप्राण व्यंजन जैसे ख घ ध भ का ह में परिवर्तन हो गया। जैसे मुख को मुँह का कहा जाने लगा, जैसे अभी भी मुख को मुँह बोलता है, जो कि ये प्राकृतिक भाषा ही है ना। बाधिर को बाहिर है ना। उसके बाद देखिए तालव्य स और मूर्धन स का दंत स में परिवर्तन हो गया, जो कि पाली भाषा में भी हो जाता। मागधी प्राकृत में केवल तालव्य स मिलता है। मागधी प्राकृत सिर्फ तालव्य स आपको मागधी में जो था, मगध में जो था मागधी प्राकृत, वहीं आपको मिलता है, बाकी अदरवाइज किसी में नहीं, कहीं नहीं। उसके बाद संस्कृत री का विकास अ ई उ में हो गया। उसके बाद प का संघोषी भाग व में मिलता है। फिर उसके बाद पदादि च काज हो गया। प्राकृतों में पदादि च का ज हो गया। उसके बाद प्राकृतों में निसर्ग का ओ हो गया। ये थी आपको ध्वन्यात्मक विशेषता। अब व्याकरणिक विशेषता में आ गए। संस्कृत के हलंत शब्द अकारांत हो गए, मतलब संस्कृत में जो हलंत शब्द आते थे है ना, जैसे आपको इसमें ऐसे करके लिखा होता था, जैसे ऐसे नीचे में रहता था ना, ये हलंत कहलाता है। तो इस टाइप से ये मतलब कि इसमें अकारांत हो गए। प्राकृतों के शब्दों स्वरांत वाले मिलते हैं। रूप रचना की दृष्टि से प्राकृतों में द्विवचन का प्रयोग नहीं मिलता है। संस्कृत की तरह सभी प्राकृतों में 3 लिंग थे। कारकों की संख्या कम हो गई, रूप रचना की जटिलता घट गई है ना। आत्मनेपद समाप्त प्राय और प्रश्नपद का प्रयोग बढ़ने लगा। संज्ञा सर्वनाम के कारक संबंधों का घोषण कराने के लिए सहायक शब्दों अर्थात अवयवों का प्रयोग चला। भूतकाल के लिए निष्ठारूपों का प्रयोग शुरू हुआ, जो कि प्राकृत भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये थी फ्रेंड्स हमारे पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा के बारे में संक्षिप्त विवरण, जो कि ये मैं नोट्स के तौर पे मतलब कि इतना कलेक्ट करके लिखा हूँ है ना, जो कि ये मेंस राइटिंग में लिखने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और उसके बाद आप लोग अलग से बुक भी मतलब कि रीडिंग कर सकते हैं है ना, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से बहुत हेल्पफुल है। तो कैसा लगा वीडियो मेरा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।